नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं बल्कि निवेश और ट्रेड का हब। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर बनी सहमति का किया स्वागत। कहा, भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, सरकार एक विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित चिप का किया अनावरण। कहा, भारत जल्द ही सेमिकॉन 2.0 मिशन करेगा लॉन्च। T20 विश्व कप में भारत का शानदार आगाज। अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 29 रनों से दी मात। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता है और ये बात ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए व्यापार समझौतों में परिलक्षित होती है। पीएम मोदी ने मलेशिया यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय के कार्यक्रम सलामत डाटांग मोदी जी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की स्वयं अगवानी की। 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनकी अगवानी स्वयं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा है, जो भारत और मलेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सलामत डाटांग मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत और मलेशिया के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका हमेशा से अहम रही है। प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की वैश्विक पहुंच का बखान करते हुए कहा कि मलेशिया से तमिल प्रवासी समुदाय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी गौरवशाली विरासत से प्रेरित होकर तिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तमिल इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तमिल लिटरेचर इज इटर्नल एंड तमिल कल्चर is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओसीआई कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाने, मलेशिया में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के शीघ्र उद्घाटन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और जनसंपर्क और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक निवेश और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने भारत अमेरिका और भारत यूरोपीय संघ जैसे ऐतिहासिक व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade.
India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। भारतीय नृत्य की इस प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें 800 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बना, बल्कि भारत मलेशिया की दोस्ती, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देता नजर आया। इस आत्मीय रिश्ते पर उस पल ने खास मोहर लगा दी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने साथ कार में ले जाकर दोनों देशों की मित्रता का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पीएम के आगमन के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिसमें तमिल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स के नर्तकों के प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन पर भारतनाट्यम की प्रस्तुति शामिल है। अंत में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को लैंग्वेज एंड शेयर्ड हेरिटेज नामक पुस्तक भेंट की, जो दोनों देशों के बीच संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मलेशिया से शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं बच्चों के हाथों में प्रधानमंत्री मोदी की बनाई गई तस्वीरें भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है यहाँ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, वहां होटल पहुंचने पर। और देखिए, आप इन चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद, उनसे मिलने के बाद किस तरह से ये लोग आह्लादित हैं, खुशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने मुलाकात की, क्या कहना है? It is a great honor and pleasure to meet our Modi ji. He was very humble and it's an honor to actually shake his hands. चाहे इस तरह से ये मोदी जी की तस्वीरें लेके, क्या कहना है आपको? मोदी से मिले आप? मोदी से आप मिले? Very very happy. Very happy. आप बताएं। Happy. Very glad to see him. Very happy. One of the memorable day in our lives. Very happy. मैंने बोला मोदी से, मोदी जी थैंक यू फॉर ऑपरेशन सिंधु, थैंक यू फॉर राम मंदिर, थैंक यू फॉर आर्टिकल 370 एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर आवर कंट्री। वी आर वेरी ग्रेटफुल। का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सपना पूरा हुआ। ये हमारा सपना था कि हम मोदी जी से मिले। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला हूँ। मेरा हमेशा से सपना था, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं हमेशा उनको टीवी पे देखता हूँ और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं उनको मिलूं। और आज वो मेरे इतने पास आए, मैं एकदम घबरा गया था कि वो मेरे पास आए। फिर उन्होंने मेरा हैंड भी शेक किया, तो मैं अभी तक यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे मिला। It was a wonderful experience to meet him and welcome Modi ji to Malaysia. Hope we have a great relationship India and Malaysia in the future also. 2026 बन गया, मोदी जी से हाथ मिला लिए। हम लोग का देश ऐसे आगे बढ़ते रहे, मोदी जी हर टाइम इंडिया को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, 2026 इनका बन गया, क्योंकि मोदी जी से इन्होंने हाथ मिला लिया और भारत आगे बढ़ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और वहीं दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में आज एक बड़ा मोड़ आया है। भारतीय सामान पर अमेरिकी अतिरिक्त टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं और दोनों देशों ने अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति जता दी है। सरकार इसे भारतीय किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत बता रही है। क्या है इस डील के मायने, भारत को क्या है फायदा और कैसे सुरक्षित रहे देश के संवेदनशील सेक्टर? पूरी डील में भारत ने कैसे बाजी मारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
अब और मजबूती से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की कूटनीति, आत्मविश्वास और आर्थिक रणनीति की जीत है। अंतरिम ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाया गया अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ अब खत्म हुआ और रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को सीधे राहत मिली है और अमेरिका का विशाल बाजार भारत के लिए और सुलभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत के भविष्य से जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये रूपरेखा हमारी साझेदारी की बढ़ती प्रगाढ़ता, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाती है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये रूपरेखा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी। भारत ने साफ संदेश दिया, जहां आत्मनिर्भरता है वहां कोई समझौता नहीं। मक्का, गेहूं, चावल, डेयरी, पोल्ट्री, सोया, मिलेट्स, इथेनॉल और तंबाकू, इन सभी क्षेत्रों में भारत की रेड लाइन पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका से कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद भारत नहीं आएगा। किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस समझौते से भारत के लिए करीब $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खुलेंगे। एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाएं और युवा इस डील के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। तो वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समझौते को किसान हित में बताया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है। इस डील से भारतीय निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी। जेनेरिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, विमान और उनके पार्ट्स, इन पर अमेरिका में 0 ड्यूटी लगेगी। चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल, फल और सब्जियों को भी टैरिफ में बड़ी राहत है। वहीं भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से करीब $500 अरब के उत्पाद खरीदेगा। एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हाई क्वालिटी मशीनरी, जिससे भारत में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन पर भी सहयोग बढ़ेगा। आईटी, स्टार्टअप्स, एआई और डेटा इकोसिस्टम को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर मजबूती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने दिखा दिया है कि वो समझौते करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए, उद्योगों को अवसर देते हुए और देश को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाते हुए। नई दिल्ली से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को हकीकत में बदलते हुए ये समझौता मेक इन इंडिया, मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए तरक्की का रास्ता खोलता है। साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार और देश के प्रत्येक नागरिक को बधाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक की। वहीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सुनिश्चित हो। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश वर्ष 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक अहम उपलब्धि सामने आई है। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में शनिवार को क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित चिप का अनावरण किया। इस मौके पर सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं बल्कि एंड टू एंड चिप डेवलपमेंट हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। फोकस अब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर है। It's a series of developments where companies are now designing end-to-end product in India. Gone are those days when most of the development, the back office development work was being done here. And now the entire right from customer product definition to designing the final silicon, getting it taped out and getting it validated, that entire thing is being done in India. So this is a major development for our country, for our industry. साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति साझा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत जल्द ही सेमीकॉन 2.0 मिशन लॉन्च करेगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी की थी। This is the wafer in which each die has about 20 billion transistors. 20 billion is 2,000 crore. Which is 20 lakh crore. 20 lakh crore. That kind of, that density of transistors in this, and this is the silicon which is designed using this. This is basically having a GPU and a CPU within this small chip. This kind of module which comes out, which basically becomes a AI computer on the desktop of any person, on the edge, which means within a camera, within a Wi-Fi router, or within a device on any machine or any moving car or automobile or train or aeroplane. So that kind of development is happening. और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त वर्ष 2026 से 27 के केंद्रीय बजट को 2047 तक का डिजाइन किया गया रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और पूरी अर्थव्यवस्था को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। This year's budget has been designed, has been presented, has been made as a road map for 2047. This is the roadmap for 2047 when we have made a clear aim to be a developed nation, to be Viksit Bharat by 2047. This roadmap has 3 major pillars.
Number one pillar is manufacturing, innovation, preparing our entire economy for a modern world. Number two pillar is inclusive growth, making sure that every section of the society is getting the benefits of the growth. The number three pillar is the duties that we have to do to make sure that everybody else's rights are. और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार टेक्सटाइल्स क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है और इसके तहत एक एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल होंगे और इसमें वैल्यू चेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बायोफार्मा हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्रतिभाशाली युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बायोफार्मा क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे। A very major thrust is being given on textiles. So an integrated program for textiles has been announced. Mega textile parks will be part of it. A lot of research development going up the value chain will be part of it. And as you know, the next one is electronics component manufacturing scheme. As you know, we have achieved significant progress last decade. Our electronics manufacturing has grown 6 times. Electronics exports have grown 8 times. And today we have become among the top 3 manufacturers of electronics in the world. 46 units have already been approved. And Karnataka has got about 10,000 crore rupees investment in electronics component manufacturing. Biopharma, a very important sector of our economy where our talented young people can really contribute to the global solutions. So biopharma will be a major thrust area. High-tech tool rooms. We all know that whether it is aviation sector or space sector or industrial sector, having precision manufacturing is very important. That is why high-tech tool rooms will create that ecosystem for precision manufacturing that has been announced in the budget. और वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कनेक्टिविटी पर कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु सेक्शन का सफर लगभग 2 घंटे में पूरा होगा। ये परियोजना दक्षिण भारत की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाला होगा। इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए दक्षिण भारत का हाई स्पीड डायमंड होगा। हैदराबाद बेंगलुरु section will be basically about 2 hours journey, 2 hours 1 minute or 2 hours 3 minutes, about 2 hour journey from Hyderabad to Bengaluru. So this will be a big, in a sense, the 3, as Finance Minister said, it will be connecting the 3 large economies of South Indian states, 3 large economy of Hyderabad, economy of Bengaluru and economy of Chennai. These 3 economies, in a sense, this will become the high-speed diamond of South India. High-speed diamond this will become. So this will become the high-speed diamond. केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय बजट को महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित बताया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से अब तक प्रस्तुत किए गए सभी बजट नारी केंद्रित नीतियों की स्पष्ट झलक देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और एलपीजी गैस कनेक्शन के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 में जहां देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 से। उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप देखिए, अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज हैं। आप चाहे वो स्वच्छता कैंपेन देख लें, उसमें शौचालय बनाना है हमारी बेटियों के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 4 करोड़ आवास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बने हैं, उसका मालिकाना हक टाइटल बहनों के या बेटियों के नाम, या आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, या हमारे गैस के सिलेंडर जो 14 करोड़ होते थे 2014 में, वो बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गए हैं। और उज्ज्वला योजना जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लाभार्थियों के लिए, और एक दिन में एक परिवार में अगर एक कनेक्शन है तो कुकिंग गैस 5 रुपए तक, विश्व भर में कहीं ऐसा नहीं।
और परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण बड़े उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों ने जिंदगी से जुड़े कई अहम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं। पीएम ने भी बच्चों को परीक्षा के वक्त तनाव से दूर रहने, मानसिक शांति और एआई के इस्तेमाल से संबंधित कई टिप्स बच्चों को दिए हैं। दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में बाल भारती स्कूल की तरफ से आयोजित विद्या उत्सव कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने बच्चों के साथ संवाद किया और बच्चों को परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। संजय कुमार से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। परीक्षा पे चर्चा का ये 9वां संस्करण चल रहा है और प्रधानमंत्री ने बच्चों से कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सचिव शिक्षा विभाग। और इस बार 9वीं संस्करण था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे, अभिभावक और शिक्षक इससे जुड़े और जागरूकता अभियान में 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे ही बच्चे, शिक्षक हमसे जुड़े। तो ये दर्शाता है कि लोग हर वर्ष बड़ी बेसब्री से और बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ किस प्रकार से विमर्श करेंगे और उनको कौन सी ऐसी बात बताएंगे, कौन सी ऐसी टिप्स देंगे। मुख्य बात यह है कि ज़िंदगी का जो आउटकम है वो किसी एक परीक्षा पे निर्धारित नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक गुण और ज़िंदगी में बैलेंस कर पाना, जो प्रोफेशनल स्किल्स की बात उन्होंने कही, उन्होंने पर्सनल स्किल्स की बात कही, कॉम्पिटेंसीज़ की बात कही और किस प्रकार से इसमें बैलेंस रखना है, इस पर उन्होंने एक हमें मंत्र दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगा, इस पे भी उन्होंने एक संवाद सबको दिया। तो उनके पास जो एक विशाल अनुभव है और उस विशाल अनुभव के साथ वो सभी बच्चों के साथ बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इस प्रकार का कोई अनूठा प्रयास कहीं नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि 9 तारीख को भी सुबह 10 बजे इसका दूसरा संस्करण आने वाला है, तो आप उससे अवश्य जुड़े। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने तनाव के बारे में बोला है, क्योंकि अक्सर जबकि एग्ज़ाम का वक्त आता है तो बच्चे तनाव में होते हैं। तो क्या गुण उन्होंने सिखाए हैं बच्चों को? देखिए, उन्होंने गुण ये सिखाया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करें और लेकिन परेशान नहीं हो। एक सरल और सवाल ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अंक जो है, केवल अंक जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि डिग्री और डिप्लोमा आवश्यक होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कॉम्पिटेंसी। आप किस चीज़ को करने में कितना हुनर रखते हैं और उसको कितनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मार्क्स पर ही हम लोग अपने आप को केंद्रित ना करें, लेकिन अपने आप को केंद्रित करें कि क्या मुझ में हुनर है जो मैं चीज़ करना चाहता हूं और उस हुनर को विकसित करें। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को विकसित बंगाल संकल्प पत्र अभियान शुरू किया। इसके तहत पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। बंगाल में भारी उद्योगों में निवेश, कानून व्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन और नगर पालिका, न्यायपालिका को दबाव मुक्त करने जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। इस चुनावी जंग की रणनीति के बारे में बंगाल की जनता क्या सोचती है? आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 2 करोड़ 38 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। इन मतदाताओं के अलावा बीजेपी उन लोगों तक भी पहुंचना चाहती है जिन्होंने नो वोट टू तृणमूल का मन बना लिया है। इसी लक्ष्य को लेकर शनिवार से 18 फरवरी तक बीजेपी नेता हर जिले का दौरा करेंगे। मतदाताओं के सुझाव एकत्र करने के लिए राज्य में 1000 स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे। पूरे राज्य को 43 संगठनात्मक जिलों में बांटकर बीजेपी यह अभियान चलाएगी। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर 9727294294 भी जारी किया गया है। इसके अलावा अपनी राय देने के लिए ईमेल आईडी और QR कोड की भी व्यवस्था की गई है। साल्ट लेक स्थित बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य के अलावा प्रचार समिति के प्रमुख तापस रॉय, स्वपन दासगुप्ता और देवजीत सरकार भी मौजूद रहे।
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मामले में किसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि आयोग राज्य द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके साथ ही राज्य प्रशासन की ओर से इस मामले पर आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित किया है कि सिर्फ जिलाधिकारी यानी कि डीएम, अतिरिक्त जिला अधिकारी एडीएम और अनुमंडल अधिकारी एसडीओ द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे। एसआईआर में क्या चीज आप ले जा सकते हैं, किसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो ईसीआई बता सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा नहीं जाता। ये तो 15 साल से हो सकता था, 5 साल आगे हो सकता, 4 साल, 2 साल, 3 साल। अभी इतना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक और दो, उधर तो ये लिखा नहीं जाता जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड और दिस इज फॉर दिस एसआईआर पर्पस, ऐसा कुछ है, ये हो नहीं सकता। आगामी विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अब अपने आधिकारिक लोगों वाली वोटर स्लिप बांटना अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों की पर्चियों की बजाय अब केवल बीएलओ द्वारा बांटी गई आधिकारिक पर्चियां ही मान्य होंगी। अगर किसी मतदाता को यह स्लिप नहीं मिलती है तो वे सीधे आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में अगर बीएलओ की लापरवाही साबित होती है तो उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में शामिल हुआ। बहुत जगह हम लोग शामिल होने नहीं पाए। इसका कारण है तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुंडागर्दी या पश्चिम बंगाल सरकार की प्रशासन। एक पॉलिटिसाइज्ड गवर्नमेंट है। इसमें सारे डीएम, एसडीओ, बीडीओ एक साथ मिलकर इस पूरा प्रक्रिया को कैसे ध्वस्त किया जाए उसका प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है, वो उसका काम कर रहे हैं। उसका काम में अगर कोई बाधा डाले उसके देखने के लिए वो है, और तो सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सोच है, कि देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओडिशा के रायगढ़ जिले में 15 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक संजीव पांडा के सामने समर्पण किया, जिससे राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। समर्पण के बाद इन नक्सलियों ने हिंसा का त्याग करने और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। समर्पण करने वाले नक्सलियों में राज्य समिति के सदस्य निखिल और इंदू शामिल हैं। दोनों पर 55 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान समर्पण करने वाले नक्सलियों ने कुल 14 हथियार भी सौंपे हैं। एडीजी संजीव पांडा ने इस समर्पण को नक्सल विचारधारा के प्रभाव में गिरावट और सरकार की समाज कल्याण केंद्रित नीति पर विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि समर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सेवा, सुशासन और संवेदनशील विकास की राह पर चलते हुए भारत आज नक्सलवाद के अंधेरे से बाहर निकलने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जहां कभी भय और अविश्वास का साया था, वहां अब भरोसे और बदलाव की रोशनी दिखाई देने लगी है। बस्तर की धरती, जो लंबे समय तक हिंसा की पीड़ा झेलती रही है, आज सांस्कृतिक चेतना और विकास की नई कहानी कह रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में बस्तर पांडुम महोत्सव इसी परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया है। और इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटते वे लोग जिन्होंने अब भविष्य को चुन लिया है। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। हाल के वर्षों में भारत की बहुआयामी वामपंथ उग्रवाद विरोधी रणनीति, सुरक्षा प्रवर्तन, समावेशी विकास और सामुदायिक सहभागिता से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आंदोलन लगातार कमजोर हुआ है, हिंसा में भारी कमी आई है, बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि माओवादियों के खिलाफ सरकार की निर्णायक कार्रवाई ने बस्तर क्षेत्र में भय और अविश्वास के माहौल का अंत कर दिया है और विकास का एक नया सवेरा शुरू हो रहा है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पांडुम महोत्सव के माध्यम से देश और विश्व को बस्तर क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की कला, संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को करीब से देखा। इस दौरान कई जनजातियों के पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां दी गईं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर आगमन के अवसर पर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता सामने आई। छत्तीसगढ़ शासन की पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े 20 महिला और 10 पुरुष समेत 30 माओवादी कैडरों ने हिंसा और जन विरोधी विचारधारा का परित्याग कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन पर 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रायपुर पहुंचे। यह उनका छत्तीसगढ़ का 2 महीने में दूसरा दौरा है, जो राज्य की सुरक्षा और नक्सलवाद पर केंद्रित है। अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जिसमें वे कई अहम बैठकों में भाग लेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन नजदीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सुनिश्चित हो। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश में वर्ष 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दालों में आत्मनिर्भरता सिर्फ लक्ष्य नहीं, अब राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। मध्य प्रदेश के अमलाहा से देश की दलहन नीति को नई दिशा देने वाला संदेश निकल कर आया है। खेत, किसान, विज्ञान और बाजार, इन चारों को एक सूत्र में पिरोने की ये पहल भारत की कृषि राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दलहन आत्मनिर्भरता का रोडमैप अब जमीन से तय होगा। संदेश साफ है, किसान हित सर्वोपरि है और दालों में भारत आत्मनिर्भर ही नहीं, सशक्त निर्यातक भी बनेगा।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से शनिवार को देश की दलहन नीति और किसान केंद्रित कृषि विमर्श का नया अध्याय जुड़ा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज हुआ। यहाँ आयोजित राष्ट्रीय दलहन परामर्श एवं रणनीति बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, कई राज्यों के कृषि मंत्री, शीर्ष वैज्ञानिक, ICAR-DA के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, FPO, बीज और दाल मिल प्रतिनिधि जुटे। संदेश साफ था, दलहन में आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप अब खेतों के बीज से तय होगा, दिल्ली के फाइलों के कमरों से नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दालों की उत्पादकता बढ़ाई जाए। हम उन्नत बीज विकसित कर रहे हैं ताकि उत्पादन बढ़े और किसानों को फायदा हो। रिसर्च और प्रयोग होंगे। यहाँ ICAR अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे, इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। इस बैठक में एक ओर जहां दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन का रोड मैप तय हुआ, तो दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत दालों का निर्यात बनेगा। हालिया अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बावजूद भारत के किसानों के हितों पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी जाएगी और सरकार किसान को सहायता प्रदान करेगी। जो आसपास के किसान हैं उनसे मैं कह रहा हूं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपको तो बीज अभी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे और 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपया भी दिया जाएगा किसान को कि वो आइडियल खेती करे। उसमें अमलाहा में हुई इस राष्ट्रीय बैठक के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने 2 स्पष्ट राजनीतिक और नीतिगत संदेश दिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बावजूद भारत के किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी और दूसरा, दलहन में आत्मनिर्भर भारत को केवल नारा नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध, नीति, MSP, बीज सुधार और बाजार के माध्यम से जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का डर फैलाने वाला अभियान आज तथ्यों के सामने कमजोर पड़ गया है और देश के किसान देख रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। अमलाहा से निकले इस संदेश के साथ अब दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन और तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत को दालों के मामलों में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में यह बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। श्रेष्ठ द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज। 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच यानी भारत और US के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। अलग अलग विशेषज्ञों के मुताबिक देश के अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के पास वर्तमान में बहुत कम स्टॉक है। वर्ष 2026 में भारत के लिए इस क्षेत्र में बहुत सहायक होगा क्योंकि अमेरिका में मांग अधिक है। साथ ही अमेरिका की तरफ से चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगने की वजह से भारतीय निर्यातकों को काफी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का US है और पिछले साल 50% टैरिफ होने के कारण US में इस वक्त रिटेलर के पास, ट्रेडर्स के पास बहुत इन्वेंट्री बहुत ही लो लेवल पर है। तो 2026 ये सेक्टर के लिए बहुत ही सुहारा रहेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है US में और ये जो 18% टैरिफ के कारण और दूसरा एनेक्सर 3 के कारण हमारा जो लूज डायमंड है वो 0% ड्यूटी होने जाने वाला है और जो ज्वेलरी वो 18% पर आएगा। तो बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है और पूरा जेम ज्वेलरी सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। US के साथ जो हमारी ये डील हुई है जिसमें से उन्होंने 50% जो इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करके 18% कर दिया है, उससे इंडियन मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स को काफ़ी अच्छा एक वो बूस्ट मिलेगा, जिससे कि जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी US मार्केट में एट इकोनॉमिकल रेट्स अपने प्रोडक्ट्स भेजने की। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज हमें ये है कि भी एज कम्पेयर टू चाइना, बिकॉज चाइना के जो इम्पोर्ट ड्यूटीज उन्होंने कम नहीं की, इंडिया की है, तो इंडिया विल हैव अपर हैंड ऑन द एक्सपोर्ट्स।
हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया के प्लास्टिक के जो हैं अमेरिका होते हैं, या दूसरा नंबर पे आता है फिर यूएई, पर उस मिडिल ईस्ट आता है। तो उस हिसाब से आई थिंक इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा ये टैरिफ जाने के बाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश अन्य तटीय राज्यों के साथ मिलकर भारत की ब्लू इकोनॉमी में परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। विजयवाड़ा में मीडिया और सोशल मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 से 27 को विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि बजट में मत्स्य पालन, समुद्री निर्यात, तटीय अवसंरचना और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को विकास के केंद्र में रखा गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति और विदेशी बंदरगाहों पर मछली उतारने को निर्यात मानने से मछुआरों की आय बढ़ेगी। उन्होंने जलाशयों के आधुनिकीकरण, शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि औद्योगिक और खनिज गलियारे, बंदरगाह, रेल संपर्क और बुनियादी ढांचा विकास आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेंगे। भारत से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष गंगा रामया मंदिर में रखे गए हैं, जिसके दर्शन का आज चौथा दिन है। वहीं पवित्र देवनी मोरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में पहुंची। सिर्फ कोलंबो ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से हजारों भक्त दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। मंदिर परिसर में पारंपरिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना का वातावरण व्याप्त है। अन्य देशों से आए श्रद्धालु भी दर्शन पाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। भारत से आए पर्यटकों का कहना है कि ये गर्व का पल है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हैं, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर नई पहचान दी। भारत के इस कदम से विदेशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। बुद्धा के पवित्र अवशेषों को यहाँ श्रीलंका में लेकर के आए हैं, कोलंबो में आपने दर्शन किए, क्या कहना चाहिए? बहुत ही खुशी हुई देख के। और हम वैसे बनारस के हैं और वहाँ पे सारनाथ है ही है, जहाँ पे बुद्ध जी के बारे में बहुत कुछ है, उनके कॉलेजेस हैं और अवशेष हैं। इसलिए मुझे बहुत ही एट होम लगा, कि मुझे लगा कि जैसे मैं वापस अपने शहर में आ गई। और ये सब देख के बहुत पीसफुल लगता है। बुद्धिज़्म तो हमारे इंडिया से आया है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत से बुद्ध मंदिर देखे और ये भी मंदिर देख के बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं, और बहुत बढ़िया है। इंडियन होने के इससे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मोदी जी तो मैं तो मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम ये किया है। तो श्रीलंका में भी आज हमको विटनेस करने मिल रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ एंड आई हैड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हियर। मुझे ये अस्थियाँ देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर पीएम सर। I want to give a big thank you to Indian Prime Minister Narendra Modi. So I think it's the first time we are having a chance to worship this precious gift. तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ कोलंबो की जो जनता है, न सिर्फ कोलंबो की बल्कि श्रीलंका के जगह जगह अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी लोगों से हमने बात की, सबका एक ही बात कहना है कि दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत सरकार का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि यहाँ श्रीलंका के कोलंबो में बैठकर हम ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर सकें, भगवान बुद्ध के का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर सकें। और यकीनन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, आगे जाकर श्रीलंका और भारत के संबंधों का सेतु और भी मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, कोलंबो। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सत्ता में लौटने पर बीएनपी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश के मित्र हो सकते हैं, लेकिन कोई मास्टर नहीं होगा। पार्टी ने स्वतंत्र, आत्मसम्मानपूर्ण और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति अपनाने का संकल्प दोहराया। बीएनपी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय
संबंध मजबूत करने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही। आर्थिक कूटनीति पर विशेष जोर देते हुए नए बाजारों, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से विदेशी निवेश, तकनीक हस्तांतरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। साथ ही श्रम और प्रवासन कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमाई संरक्षण और पड़ोसी देशों व मुस्लिम जगत के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन भी जारी है। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 9वें राष्ट्रीय वेतनमान को तत्काल लागू करने की मांग पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास पर पहुंच गए और भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सलाहकार यूनुस के आवास की ओर मार्च कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। साथ ही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 6 प्लाटून को भी तैनात किया गया। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पार्टी के सत्ता में आने पर विदेश नीति अर्थव्यवस्था आधारित बांग्लादेश फर्स्ट, बाहरी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान आधारित और बांग्लादेश में शांतिपूर्ण वातावरण और राजनीति में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का रहेगा। सत्ता में आने पर अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट की रहेगी। बाहरी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान आधारित शांतिपूर्ण वातावरण और राजनीति में आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। T20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। मुंबई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने एक समय 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंद पर 84 रनों की पारी खेली और टीम के स्कोर को 9 विकेट पर 161 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा रन संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने बनाए। दोनों ने 37 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का जोरदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय सीनियर और जूनियर टीम महिला और पुरुष वर्ग की अलग अलग कैटेगरी में लगातार पदक जीत रहे हैं। ये शूटिंग चैंपियनशिप NRI की देखरेख में आयोजित की जा रही है। NRAI के महासचिव पवन सिंह ने माना है कि देश में खेलों का माहौल बदल रहा है और सरकार की भागीदारी से खिलाड़ी बड़े मंच पर भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। देखिए, इस समय हम करनी सिंह शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से मुकाबले खेले जा रहे हैं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं पवन जी, इनसे बात करेंगे। सारी टीमें यहाँ पर खेलने आई है, जो टॉप की टीमें हैं तमाम कंट्रीज़ की। कैसे देखते हैं भारत के प्रदर्शन को और दूसरी टीमों के साथ एक बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पर एक बार आकर के खेलने का उनको? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और ख़ास करके मैं कहूँगा यही एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जहाँ पर आपको नए बच्चे मतलब यूथ, जूनियर और सीनियर, ये तीनों को अपना प्रदर्शन दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। और ऐसा टूर्नामेंट यूथ के लिए और सीनियर के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ये। जैसे कि आपने टूर्नामेंट की बात करी, तमाम लोग आ रहे हैं, कोटा भी मिला है भारत के लिए, खुशी की बात है कि हमें एक मौका फिर से मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये दिखाता है कि भारत देश और NRAI फेडरेशन, इसके ऊपर जो है दुनिया को कितना विश्वास है कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट। और इसके साथ ही वो काफ़ी खुश भी हैं कि टेक्निकली भी और एज अ कंट्री भी हम कितना सेफ़ हैं, यहाँ पे जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं। और इसलिए इतना इम्पोर्टेंट कंपटीशन वर्ल्ड कप जो अप्रैल में हो रहा है, जिसमें टोटल 12 कोटा है। और इसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया एशियन का, ये सरप्राइज था कि 8 कोटा जो है हम कंडक्ट करने जा रहे हैं दिसंबर में। तो टोटल 20 ओलंपिक कोटा के कंपटीशन इंडिया को मिलना, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और एज ए फेडरेशन डेफिनेटली हमें फ़क्र होता है कि इतना भरोसा जो है हमारे फेडरेशन के ऊपर है। पवन जी, इस खेल को खिलाड़ी बड़ा बनाते हैं। एक खिलाड़ी आज ही इस रेंज में जिसने 2 मेडल जीते, मेघना, 8 महीने की प्रेगनेंसी, उसके बाद आकर के यहाँ पर खेलना और मेडल जीतना, कैसे देखते हैं इस खेल को और इस जज्बे को?
ये मैं तो कहूँगा कि ये नारी शक्ति है। तो मेघना जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट होके भी जो है उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्म किया, उन्होंने टीम गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने इंडिविजुअल का, ये दिखाता है कि नारी शक्ति कितने पावरफुल हैं। और सबके लिए जो है जज्बे की बात है, वो एक उसने जो है एक नया एग्जाम्पल सेट किया है सभी यूथ लड़कियों के लिए और औरतों के लिए। तो साफ मैसेज था पवन जी का कि देखो खिलाड़ियों ने करके दिखाया, मेघना ने करके दिखाया, खेल को महान बनाया। ऐसे ही खिलाड़ी ना केवल शूटिंग से आते हैं बल्कि और भी खेलों में आते हैं और लगातार देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करें। कैमरा पीयूष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की जूनियर कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में शांभवी ने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने बताया कि खेल में उतार चढ़ाव जारी रहा, लेकिन उन्होंने संयम रखते हुए अपने खेल पर फोकस किया और पदक जीतने में कामयाब रहीं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन लगातार शानदार होता जा रहा है। इस समय हमारे साथ हैं जूनियर शूटर 10 मीटर एयर राइफल शांभवी और उनके कोच हैं दीक्षांत जाधव। कैसा रहा शांभवी का प्रदर्शन, ये इनके ही मुंह से जानेंगे। इन्होंने यहाँ पर एशियन का रिकॉर्ड बनाया है, कितना खुशी हो रहा है रिकॉर्ड बनाना, किसी का रिकॉर्ड तोड़ना और मेडल जीतना? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये रिकॉर्ड हुआ है। जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने पहले सर को देखा, सर तो इतने खुश दिखे मुझे, इसलिए मेरी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई। उस दिन भी हमने पहले दिन बात करी थी आपसे, तो आप कह रहे थे एक्साइटमेंट है, प्रिपरेशन है, चैलेंजेस फेस करेंगे। वाकई में चैलेंजेस थे जिसको आपने अच्छे से टैकल किया, हैंडल किया? हाँ, मैंने टैकल किया। पहले फाइनल्स में फर्स्ट 5 शॉट्स में मैं डाउन थी और मेरे सारे शॉट्स राइट साइड को लग रहे थे, तो मैंने मेरी पोजीशन हिलाई नहीं, मैंने खुद को स्टेबल किया और ब्रीदिंग पे फोकस किया और फिर क्लिक्स देके हो गया। कितना इंपॉर्टेंट होता है इनके लिहाज से इतनी कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना, एशियन रिकॉर्ड बनाना? मुझे लगता है कि इन पे काम करोगे तब जाके ओलंपिक के गोल्स भी ला सकते हो, और नंबर ऑफ मेडल्स जब तक ज़्यादा होगे तभी हम रैंक पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये चैलेंजिंग काम है इनके साथ का, चैलेंजिंग यूथ के साथ और जूनियर के साथ काम करना। क्या इंपॉर्टेंट होता है एक शूटर के लिए कि वो उसके सिचुएशन पे क्या करे? बिल्कुल, एक सिचुएशन जो होती है हमने प्रैक्टिस इस तरह से करके रखी थी कि इस सिचुएशन में हमने टैकल बहुत ईजीली हैंडल कर लिया। और रही बात शांभवी की, उसका मेंटल टेम्परमेंट और ये सब कुछ कॉन्फिडेंस उसका बता के जाता है कि इस चीज़ को कैसे उसने टैकल किया। तो बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया इस चीज़ का। तो बिल्कुल देखिए चेहरे से ही इसके पता लग रहा है कितना एंजॉय कर रहा है। और एशियन यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना, मेडल जीतना, अपने आप में तमाम चीज़ जो है वो शांभवी के खाते में जुड़ चुकी हैं। आगे भी इसी तरह जीत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा पीयूष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या है मॉडल यूथ ग्राम सभा?